आज का वीडियो देख कर के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि महंगाई की गणना कैसे की जाती है। क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ रही है, तो आखिर महंगाई क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, आज इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ आपका अपना गौरव सर और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुझे। तो आइए आज के टॉपिक शुरू करते हैं कि कैसे की जाती है महंगाई की गणना और क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है और आपके नॉर्मल जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे पूछ देते हैं, अच्छा आप बताइए क्यों और कैसे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए एक नॉर्मल बात है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की टॉपिक क्या है कि क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर और कैसे की जाती है महंगाई की गणना। तो अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जो आपके नॉमिनल जीडीपी होती है और वास्तविक जीडीपी होती है, उन्हीं के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और वास्तविक जीडीपी क्या होता है। तो देखिए जीडीपी क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि एक वर्ष में एक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मूल्यों के कुल योग को क्या कहा जाता है, उस देश का जीडीपी कहा जाता है। यानी कि एक सीमा के भीतर जो भी कुछ उत्पादन हुआ है, उत्पादन का जब मूल्य को आपस में जोड़ दिया जाएगा एक वर्ष का, तो उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी की जो गणना की जाती है वो तीन आधार पे की जाती है। कैसे कैसे? एक होता है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पहले नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे होता है जीडीपी एट बेस प्राइस। और लास्ट होता है नंबर 3 पे होता है आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। अब एक चीज देखिए आप, जब मार्केट प्राइस पे यानी कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य क्या है, तो उस वस्तु के यदि बाजार मूल्यों को आपस में जोड़ करके जब जीडीपी की गणना की जाती है, तो उसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। और चूंकि इसकी गणना बाजार मूल्य पे की जाती है, तो किसी वस्तु का मूल्य यदि बढ़ जाता है तो जीडीपी बढ़ जाता है, और वस्तु का मूल्य घट जाता है तो जीडीपी क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए इसे हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी का अर्थ है नाम मात्र का जीडीपी। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी तो जीडीपी में ग्रोथ दिखेगा और महंगाई कम हुई तो जीडीपी में क्या दिखेगा, कमी दिखेगी। जीडीपी एट बेस प्राइस। बेस प्राइस का अर्थ यह होता है कि हम क्या करते हैं, एक आधार वर्ष मान लेते हैं। आधार वर्ष मान लेते हैं, जैसे भारत का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। तो हम आधार वर्ष मान लेंगे कि 11-12 में चीनी की अगर मान लेते हैं कीमत अगर 10 रुपये है, तो आज भी हम क्या करेंगे, उस 10 ही रुपये पे क्या करेंगे, हम गणना करेंगे। तो इससे फायदा यह होता है कि जब यदि चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगा, तभी हमारे जीडीपी में ग्रोथ दिखेगा। अगर वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ हमारा नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से चूंकि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि से जीडीपी में वृद्धि होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रियल जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट का अर्थ हुआ साधन लागत पर जीडीपी की गणना। जब जीडीपी में से जो टैक्स होता है उसे क्या कर दें, माइनस कर दें और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो साधन लागत आता है। यानी किसी वस्तु को बनाने में कुल कितना खर्च आया है, अगर हम उस खर्च को जोड़ देते हैं तब आपका फैक्टर कॉस्ट निकलता है। और उन्हीं फैक्टर कॉस्ट पे जब हम गणना करते हैं तो उसे हम कहते हैं साधन लागत पर जीडीपी की गणना। तो जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है, ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा मुद्रास्फीति का दर का पता चलता है। मुद्रास्फीति को अगर हम देखें तो शुद्ध भाषा में, सही भाषा में हम कह सकते हैं महंगाई। यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है। तो हम मुद्रास्फीति की दर का पता करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं।
यह मुद्रास्फीति के आकलन में संपूर्ण जीडीपी के आंकड़ों का प्रयोग करता है, इसलिए यह अन्य सभी सूचकांकों जैसे कि डब्ल्यूपीआई हो गया, सीपीआई हो गया की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। यानी कि इससे जब हम मुद्रास्फीति गणना करते हैं तो इसके अलावा दो और सूचकांक है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से भी हम मुद्रास्फीति की गणना कर सकते हैं, महंगाई की गणना कर सकते हैं, लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जीडीपी के आकलन के द्वारा जीडीपी डिफ्लेटर निकाला जाता है। तो बात आती है कि डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है। तो डब्ल्यूपीआई का अर्थ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई का अर्थ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक, जो अगर हम थोक में वस्तुएं खरीदते हैं तो जो उनका मूल्य होता है उनके मूल्यों की गणना की जाती है और उसके अनुसार देखा जाता है कि पिछले साल से इस साल में कितनी महंगाई बढ़ी है। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर, यानी कि ग्राहक जो सामान जिस रेट पे खरीदते हैं उस रेट पे जीडीपी गणना की जाती है और फिर देखा जाता है कि पिछले साल से इस साल में कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में हम अलग से मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा जिसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम केवल जीडीपी डिफ्लेटर देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको को नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों पर मूल्यांकन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2022-23 की हम बात करते हैं, 2022 को लेते हैं और 2023 को लेते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है आपका वो आपका 8000 है और रियल जीडीपी क्या है, 4000 है। तो फिर कितना प्रतिशत महंगाई बढ़ा है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। अब जैसे हमने देखा क्या कि नॉमिनल जीडीपी कितना है आपका, तो 8000 है, 8000 रुपये क्या है आपका नॉमिनल जीडीपी है, और रियल जीडीपी कितना है आपका, 4000 रुपये है। अब हम इसको ऐसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, 4 दूना 8 यानी क्या हो जाएगा 2। यानी हमने क्या देखा कि वस्तु का मूल्य जो पहले 1 था अब क्या हो गया है, अब 2 हो गया है। तो इस तरह से क्या हो गया, महंगाई जो हमारी हो गई है 2 गुनी हो गई है। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, महंगाई की गणना करते हैं। लेकिन आपने कभी-कभी देखा होगा न्यूज़पेपर में कि ये बोला जाता है कि हमारी महंगाई जो है इतने प्रतिशत बढ़ गई है। तो आपको पता है कि प्रतिशत में जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, प्रतिशत में निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी कितना था आपका 8000, रियल जीडीपी कितना था आपका 4000 और इंटू 100, ये फॉर्मूला हमने रखा। हमने क्या देखा, ये कट गया और ये आ गया आपका 2। अब 2 गुणे 100 कितना हो जाएगा 200। चूंकि प्रतिशत में है तो प्रतिशत में, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है पहले से, तो 200% महंगाई बढ़ गई है। तो इसी तरह से हम प्रतिशत में और आपके काउंट में निकाला जाता है कि किस तरह से महंगाई बढ़ती है। तो आप ये फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इस फॉर्मूले को ही पूछ लिया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर परसेंटेज निकालना होगा तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर परसेंटेज में निकल जाएगा। आप देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी गणना कौन करता है और कैसे होती है। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करता है, जीडीपी डिफ्लेटर की गणना करता है। और सीएसओ आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीएसओ किसके अंतर्गत आता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। और अगर आज भी देखा जाए बेस प्राइस क्या है, तो आज हमारे वहाँ इंडिया में बेस प्राइस है 2011-12। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम जीडीपी की गणना आधार वर्ष पे करते हैं तो हम यह नहीं देखेंगे कि 2023 हमारा चल रहा है
तो 2023 में अगर चीनी का मूल्य 40 रुपया किलो है तो हम इस रेट पे चीनी का मूल्य नहीं काउंट करेंगे, बल्कि हम किस रेट पे काउंट करेंगे, अगर 2012 में चीनी का मूल्य 10 रुपया था तो आज भी हम 10 रुपये पे ही चीनी का मूल्य काउंट करेंगे। यही आपका होता है आधार वर्ष। इसे जो आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, इसे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी जाना जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर को। अगर जीडीपी डिफ्लेटर को देखा जाए तो महंगाई मापने के लिए सबसे भरोसेमंद और व्यापक नंबर माना जाता है। यानी कि महंगाई मापने का जो सबसे बेहतर उपाय है वो आपका है जीडीपी डिफ्लेटर। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत सरकार हो जाए या फिर आरबीआई आज इसका इस्तेमाल नहीं करती है। कोई भी अपनी पॉलिसी बनाने में या नीति बनाने में इस समय जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो डिफ्लेटर है इसका डेटा प्रत्येक 3 महीने में आता है, क्वार्टरली आता है। इसी वजह से क्या होता है, भारत सरकार या आरबीआई कोई पॉलिसी बनाने में सबसे अच्छा होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि जो आपका जो डब्ल्यूपीआई सीपीआई होता है उसका जल्दी आ जाता है, लेकिन ये प्रत्येक 3 महीने में आता है। क्लियर? लेकिन अगर पूछा जाए सबसे भरोसेमंद कौन सा है तो आपका क्या है, आपका जीडीपी डिफ्लेटर भी हो जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर इसलिए भी विश्वसनीय है क्योंकि इसमें घरेलू उत्पादों के प्राइस की गणना की जाती है। अब घरेलू प्राइस के उत्पादों की यानी कि भारत के अंदर जिस वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है केवल उन्हीं का गणना किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर में। लेकिन अगर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की बात डब्ल्यूपीआई की बात किया जाता है तो इसमें जो फॉरेन गुड्स होते हैं कि जो विदेशी जो वस्तुएं होती हैं उनके भी मूल्यों को जोड़ लिया जाता है। इसी वजह से क्लियर महंगाई कितनी बढ़ी है हमें पता नहीं चल पाता है। और जीडीपी डिफ्लेटर में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अन्य जैसे डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को ही क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है किसी वस्तु कि मूल्य में क्या वृद्धि हुई है और किसी सर्विस का अर्थ होता है, जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्विस दे रहा हूं आपको। तो यानी कि जैसे कि आपके घर में कोई मैकेनिक आया, आपके घर में एसी लगी है, एसी खराब हो गया, तो एसी मैकेनिक आएगा तो एसी बना करके जाएगा, बदले में आप उसको पैसा दे दोगे, राइट। लेकिन उसने आपने पैसा दिया तो आपका उसने कोई सामान तो आपको नहीं दिया ना हाथों में, बस आपका सामान है बना करके चला गया, तो इसे कहा जाता है सर्विस। तो इसी तरह से जीडीपी डिफ्लेटर में गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु और सेवाओं दोनों के मूल्यों को ऐड किया जाता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई जो होता है उसमें केवल वस्तुओं के मूल्यों को ही ऐड किया जाता है। इसी वजह से ये और ज्यादा क्या है, विश्वसनीय है। तो ये था आपका जीडीपी डिफ्लेटर, जिसके बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आप मेरे से इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमी डेली शाम को 5:30 बजे आप इसी चैनल पे हमसे पढ़ सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल पूरा फुल कोर्स फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पे आइए और इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जा करके हमारे इकोनॉमी के वीडियो को देख सकते हैं, जिससे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और इकोनॉमी से आपके एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना है बिल्कुल नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो थंबनेल है यहाँ होगी संपूर्ण तैयारी। फाउंडेशन बैच है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली शाम को 5:30 बजे, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। 5:30 बजे डेली शाम को आपको इसी चैनल पे मैं मिलूंगा, मैं आपका अपना गौरव सर। ठीक है, तो आई होप आज की क्लासेज आपको समझ में आई होगी। यदि अन्य कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां पे जा करके क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आगे आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में किस पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं उसी पे वीडियो लेकर के आ सकूं। आप चाहे तो आप हमारे ज्ञान एक्सपी का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे डेली आपको कुछ टेस्ट सीरीज मिलेंगी और आपको करंट के डेली उस पे डेटा भी मिलते रहते हैं, तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।